तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है हमारा, उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा रिवीजन कह सकते हो आप। पिछले लेक्चर से थोड़ा रिवाइज करके स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम हमारे टॉपिक पे आएंगे। तो पहला जो चीज टॉपिक है, हम थोड़ा बहुत स्लोप पे थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो स्लोप क्या था बेटा? द एंगल मेड विद कोई भी लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना भी एंगल बनाती है, उसका अगर हम लोग टेन थीटा करें तो हमें क्या मिलता था? स्लोप। और dy बाई डी एक्स से भी हमारा स्लोप आता था। याद होगा आप लोग को कि हमने ऐसा बनाया था। देखो, दोबारा से रिवाइंड कर देते हैं। तुमको इसका टेन थीटा निकालना है ना, तो ये थीटा है, ये और ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये क्या है? चेंज इन y। ये क्या है? चेंज इन x। अब तुम लोग बोलोगे कि सर ये बड़ा चेंज है, ये मतलब आपने तो सर ट्रायंगल बहुत बड़ा बनाया है, लेकिन dy क्या होता है? बहुत ही छोटा चेंज। खुद इमेजिन कर, ये अगर स्ट्रेट लाइन है ना, बहुत छोटा ट्रायंगल, मतलब मेरे को पता नहीं आपको वीडियो में कितना दिखेगा, कि अगर मैं इतना बड़ा ट्रायंगल बनाने के बजाय एक छोटा सा भी ट्रायंगल बनाता हूं, तो भी अंदर में एंगल आपका थीटा ही होगा। इमेजिन करो, कितना भी छोटा ट्रायंगल बना लूं, बहुत एकदम माइनस के लिए भी ट्रायंगल एकदम बना दूं, तब भी बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो थीटा ही होगा ना। तब जो छोटा सा मैं ट्रायंगल बनाऊंगा, उस छोटे ट्रायंगल को थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो मैंने छोटा सा ट्रायंगल बनाया है, जो आपको शायद वीडियो में दिखेगा भी नहीं, उस ट्रायंगल का मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके बनाया है। तो ये थीटा हुआ, तब तो ये dy होगा और ये क्या होगा? dx। तो dy बाई डी एक्स टेन थीटा स्लोप होता है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, मान लो कोई लाइन, देखो बेटा लाइन के होने की पॉसिबिलिटी क्या होती है। हम लोग अभी से फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको हमें फिजिक्स में मैक्सिमम फर्स्ट क्वाड्रेंट ही मिलेगा। मैथ्स में आपको हर क्वाड्रेंट का आपको मतलब हर क्वाड्रेंट का आपको स्लोप निकालने को पूछेगा, लेकिन फिजिक्स में हमें सिर्फ जनरली फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही चाहिए होता है। ठीक है, तो देखो ये हो गया आपका, यहां से यहाँ पे जब बढ़ेगा, मतलब 0 से जब 45 डिग्री, ये 45 डिग्री लाइन है, ये आपका 0 to 45 डिग्री का लाइन है। और ये क्या हो गया? 45 डिग्री टू, ये तो 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, और ये आपका 0 डिग्री का लाइन है। तो एक बता, जब 0 से 45 में जाता है तो स्लोप कैसे चेंज होता है? देखो अच्छे से, कोई भी लाइन जब 0 डिग्री में होगी तो tan 0 क्या होता है? 0। tan 45 क्या होता है? 1। तो 0 से 45 में आपका स्लोप किससे कहाँ चेंज हो रहा है? 0 से लेकर 1 तक। 45 डिग्री से 90 डिग्री तक आपका स्लोप कैसे चेंज हो रहा है? tan 45 से tan 90 तक, यानी कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो ये चीज हमको समझना पड़ेगा कि स्लोप 0, देखो एंगल को मैंने इक्वल दो हिस्सों में तोड़ दिया है, 0 से 45, 45 से 90, लेकिन पहला 45 डिग्री वेरिएशन में आपका स्लोप कहां से कहां तक चेंज कर रहा है? 0 से लेकर 1 तक। लेकिन 45 डिग्री से 90 डिग्री में कहां तक चेंज कर रहा है? 1 से इनफाइनाइट तक। ये बस कुछ डाटा है जो आपको बाद में काम आएगा, अभी बस जान के रखो और काइंडली लिख लो। नेक्स्ट हम लोग का है टॉपिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसको लिख लो। इक्वेशन ऑफ सर्कल, देखो भाई, हमको पता है कि बेटा ये मान लो सर्कल है, हम लोग बस एक ही चीज पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन। ठीक है बेटा, सेंटर कहां पे? इसका ओरिजिन में। चलो देखो, मान लो ये एक सर्कल है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल मतलब हमें एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिस इक्वेशन में सर्कल में आने वाले सारे के सारे पॉइंट्स क्या हो? वैलिड हो। ठीक है बेटा, तो मान लो कोई भी मैंने एक पॉइंट ले लिया, कोई पॉइंट ले लिया, इससे पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो क्या है? x, y। इट्स रैंडम पॉइंट whose कोऑर्डिनेट इज x, y। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाला क्या होगा? ये हाइट क्या होगी? y। ये हाइट क्या होगी? x। गौर से बताओ, ये क्या होता है? रेडियस। क्या यहाँ पे मेरा एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है? तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और यही होता है बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल। याद रखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल में आपका x का भी डिग्री 2,
y का भी डिग्री 2। याद है पैराबोला क्या था? पैराबोला था y² इक्वल टू 4ax और x² इक्वल टू 4ay, या जो भी था आपका, y इक्वल टू 4ax², x इक्वल टू 4ay², जैसा भी था। ये अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से लिखा रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कांस्टेंट है वो। तो y का डिग्री 1, x का डिग्री 2, या x का डिग्री 1, y का डिग्री 2। इन शॉर्ट बात ये है कि आपका एक वेरिएबल का डिग्री 1 रहेगा, दूसरे का 2 रहेगा, तो क्या होगा बेटा? वो पैराबोला। लेकिन सर्कल में दोनों का ही डिग्री क्या होता है? सर्कल में दोनों का ही डिग्री क्या होता है? 2 होता है। नेक्स्ट, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पे y का डिग्री भी 1, x का डिग्री भी 1। आपको पता होगा डिग्री क्या होता है बेटा? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, ये सब तो पता होना चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन में दोनों का डिग्री 1, सर्कल में दोनों का डिग्री 2, पैराबोला में एक का डिग्री 2, एक का डिग्री 1। समझ में आ गया होगा बेटा? ठीक है, तो ये हुआ सर्कल का इक्वेशन। ठीक है, तो सर्कल का विच सेंटर एट ऑरिजिन। अच्छा, अगर ये सर्कल होगा जिसका सेंटर ऑरिजिन में नहीं है, इसका भी कुछ एक इक्वेशन आएगा, इसका भी कुछ एक इक्वेशन आएगा। अच्छा, इसका जो इक्वेशन आएगा वो सब कुछ आप लोग मैथ्स में पढ़ोगे क्लास 11 में। क्लास 11 में मैथ्स में एक चैप्टर है कोनिक सेक्शन। कोनिक, क्लास 11 में मैथ्स में आपको मिलेगा कोनिक सेक्शन। बहुत, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेडब्ल्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बेटा ये चैप्टर भूलना नहीं है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेडब्ल्यू में इसमें आपको पता है कि 25 सवाल आते हैं हर एक सब्जेक्ट से, तो 25 सवाल में से आप 3 सवाल या 2 से 3 सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कोनिक सेक्शन से। When I say 25 questions come in JEE means I mean 25 questions from class 11 and 12 combined। मैथ्स में 25 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स में भी 25 आएंगे, केमिस्ट्री में 25 आएंगे। अब मैथ्स के जो 25 है वो 11 और 12 को मिलाकर, फिजिक्स में जो 25 है वो 11 और 12 को फिजिक्स को मिलाकर, केमिस्ट्री में जो 25 है वो भी 11 12 के फिजिक्स को, 11 और 12 केमिस्ट्री को मिलाकर। तो आपको 25 क्वेश्चन में से अगर 2 या 3 सवाल, 2 सवाल करीब आते हैं, 2 सवाल अगर आपके कोई एक चैप्टर से आ गए तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप 11 और 12 में हिसाब लगा दो कितने सारे चैप्टर पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो वो आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। हमको बस इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि मुझे बस ये बताना था दोनों का डिग्री 2 होना चाहिए। ठीक है बेटा, आई होप ये समझ में आ गया होगा। उतार लो। जो हमारा नेक्स्ट है वो है इक्वेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इक्वेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इक्वेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, हम लोग सिर्फ इक्वेशन क्या है, सॉरी ग्राफ पढ़े ना हम, साइन एक्स कॉस एक्स। हम इन्हीं दोनों का ग्राफ बनाएंगे, हम बेटा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं? 6 होते हैं बेसिक, साइन एक्स कॉस एक्स tan x sec x cot x cosec x। तो हम इन दोनों का ही ग्राफ बनाएंगे। तो बाकी जो बचे 4, 6 में से 2 हमने पढ़ा दिया और 4 बच गए, वो 4 आपको मिलेगा मैथ्स में। अब तुम लोग बोलोगे कि सर आप तो सिर्फ इंट्रोडक्शन देके छोड़ देते हो, सब कुछ अगर मैथ्स में ही पढ़ना है तो क्यों पढ़ा रहा हूं मैं? मेरा बात ये है कि फिजिक्स में मैंने क्या बताया, हम सिर्फ मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं। हम वही चीज अभी पढ़ेंगे जो हमें काम आने वाला है फिजिक्स में। हमें बाकी साइन और कॉस को छोड़कर जो बाकी ग्राफ होते हैं, tan sec cosec cot, उनके ग्राफ हमें फिजिक्स में काम नहीं आते। अगर काम आते मैं पक्का करा देता। ठीक है बेटा, और अगर मैं चाहूँ तो वो भी करा सकता हूँ, लेकिन बेटा देखो अभी मोस्ट ऑफ द पीपल का मैथ्स है नहीं, तो वो उनके लिए बेकार हो जाएगा। और दूसरी बात, मैथ्स में वैसे भी पढ़ने ही वाले हो वो सब चीजें, तो जब पढ़ोगे तो तुमको समझ में आ ही जाएगा वो चीज। ठीक है, चलो साइन एक्स और ये कॉस एक्स हो गया। स्टार्टिंग साइन एक्स से करते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो कैसे ग्राफ बनाएंगे। पहले आप लिख लो 0 डिग्री, 30 डिग्री नहीं चाहिए यार, 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। पता है कि नहीं? ठीक है, साइन एक्स, ये एक्स की वैल्यू है। खुद बताओ, जब एक्स 0 डिग्री होता है तो साइन एक्स क्या होता है? 0। एक्स जब आपका 90 होता है तो साइन 90 क्या होता है? 1। साइन 180 क्या होता है? 0। साइन 270 क्या होता है? -1। साइन 360 क्या होता है? 0। अब तुम लोग बोलोगे सर मेरे को कैसे याद है? बेटा ये चीज तुम लोग को एएसटीसी रूल से निकाल सकते हो कि नहीं, साइन के हर एक एंगल का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो आप निकाल सकते हो खुद से, आप ट्राई, खैर आ ही जाएगा तुम लोग को, वो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो
इस तरफ x हमने पुट किया और इस तरफ हमने क्या पुट किया, साइन x। y एक्सिस में साइन x, x एक्सिस में x। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। चलो ग्राफ बनाते हैं। पहले पॉइंट प्लॉट करते हैं। जब x 0 था तो साइन का वैल्यू भी क्या था, 0। जब x 90 था तो साइन का वैल्यू क्या था, 1। जब x 180 था तो साइन का वैल्यू क्या था, वापस 0। खुद से भी प्लॉट कर सकते हो। जब x आपका 270 था तो साइन का वैल्यू क्या था, -1। जब x आपका 360 था, साइन का वैल्यू क्या था, 0। तो हमें क्या क्या पॉइंट मिले, 1 2 3 4 5। इन पॉइंट को कनेक्ट करोगे तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा। समझ में आया बेटा, ये किसका ग्राफ होता है, साइन एक्स का ग्राफ। अब तुम बोलोगे कि सर आपको तो ये सब पॉइंट्स मिले थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आपने सीधा लाइन देके क्यों नहीं जोड़ा, आपने ऐसा करके क्यों नहीं बना दिया, आपको तो ऐसे पॉइंट्स मिले थे ना सर कुछ, आपने ऐसा करके क्यों नहीं बना दिया। बेटा बात ये कि हमने कितना पॉइंट बनाया, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट से ग्राफ नहीं बनती। हमें नहीं करके भी हर एक पॉइंट चाहिए होगा, हर एक पॉइंट का इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। अब मैं तुमको हर एक पॉइंट का वैल्यू निकाल के अगर टेबल बनाने गया और फिर मैंने एक एक करके पॉइंट को जोड़ा तो बेटा अननेसेसरी बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये चीज जान के रखो कि ये ऐसा ही आता है, और आप कोई भी पॉइंट पुट करके देख लेना, प्रॉपर प्लॉट हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपकी +1, नीचे हो गया आपका -1। समझ में आया कि नहीं बेटा, डाउट है कुछ, ठीक है पक्का। नेक्स्ट बनाते हैं बेटा cos x का ग्राफ। ठीक है, क्या बनाते हैं, मिटा दो ये वाला, मिटा देता हूं। cos 0 क्या होता है, 1। cos 90 क्या होता है, 0। cos 180 क्या होता है, -1। ये क्या होता है, 0। ये क्या होता है, +1। ठीक है बेटा, ये आना चाहिए आपको। पहला 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। देख भाई, जब x का वैल्यू 0 था तो cos x का वैल्यू क्या था, 1। जब x का वैल्यू 90 था, cos x का वैल्यू क्या था, 0। जब x का वैल्यू 180 था, cos x का वैल्यू क्या था, -1। 270 में क्या था, 0। 360 में क्या था, +1। तो इसको अगर मैं प्लॉट करूंगा तो ये ऐसा आता है। समझ में आ रहा है बेटा, कोई भी डाउट, पक्का। ये cos x का ग्राफ होता है, इसको आप लोग लिख लो। ठीक है, ये सब ग्राफ हमको मिलेगा फिजिक्स में आगे जाके एक चैप्टर में, SHM। इसका फुल फॉर्म होता है बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिजिक्स में ये माना जाता है क्लास 11 का मेरा सबसे पर्सनल फेवरेट चैप्टर है। एक ये चैप्टर हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन, और दूसरा हो गया रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, और आप किसी भी 12th में जो अभी आपके सीनियर बैच में हैं उनसे पूछ लेना SHM और रोटेशनल मोशन के बारे में कि वो दोनों चैप्टर कैसे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे बहुत हार्ड है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे बहुत इंटरेस्टिंग है, और आपको पता है कि हार्ड चीज ही इंटरेस्टिंग होती है, आसान तो हर किसी को आता है। ठीक है, तो ये एक चैप्टर हो गया, इसमें ये चीज बहुत ज्यादा आएगी, sin x cos x के ग्राफ। ठीक है, तो जब आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हमने जान लिया है, तो मैं फ्यूचर में जब बेटा आपको पूछूंगा ना, जब हमारा ये सब चैप्टर शुरू होगा तो मैं बोलूंगा कि बेटा sin x का ग्राफ याद है, तो सबके मुंह से आना चाहिए जवाब कि हाँ भाई याद है सर। ठीक है, चलो आगे हम लोग करते हैं बच्चों। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है स्लोप ऑफ ए कर्व। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझने की कोशिश करना। मान लो एक कर्व में बनाता हूँ, समझने का कुछ थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ। तो
जरूरत पड़ेगी इसकी। एक कर्व मान लो मैंने बनाया है, ये मान लो ऐसे एक कर्व है, ठीक है। हमको बोला है स्लोप निकालने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, स्लोप क्या होता है कि ग्राफ कितना खड़ा है, कर्व कितना खड़ा है या लेटा हुआ है। अगर कर्व ज्यादा खड़ा है तो स्लोप ज्यादा, कर्व लेटा हुआ है तो स्लोप कम। एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं, ये हम कह सकते हैं कि नहीं, एनी कर्व कैन बी रिप्रेजेंटेड और कैन बी सेड इट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल स्ट्रेट लाइंस। सुना होगा क्लास, जूनियर क्लासेस में, आई डोंट तुम लोग को पता है कि नहीं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये मान लो एक कर्व है या ये कर्व है, ये कर्व है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को लूं, दिख रहा होगा आपको दो पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट के और एकदम और नजदीक आ जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा क्लोज दो पॉइंट ले लूं, तो क्या मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा? क्या मुझे एक स्ट्रेट लाइन, मतलब थोड़ा बड़ा करके मैं स्ट्रेट लाइन दिखा रहा हूँ। इमेजिन करो अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं जूम आउट करूँ तो मुझे एक बड़ा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं दो पॉइंट्स लूं, ये दोनों पॉइंट को और नजदीक लेके आऊं और बहुत ज्यादा नजदीक लेके आ जाऊं, बहुत ज्यादा नजदीक लेके आ जाऊं, तो मुझे वो दो पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि नहीं, ये कर्व बहुत सारे स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है, बहुत सारे स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो एवरी कर्व इज मेड अप ऑफ स्मॉल इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो मुझे मान लो, अच्छा एक बात तो समझ में आ रही होगी कि ग्राफ पहले लेटा हुआ था फिर खड़ा हो गया है, तो इसमें हमारा जो स्लोप है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेट के खड़ा हुआ ना, स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है देख, स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे जितना इंक्लाइन, यहाँ पे भी उतना इंक्लाइन, यहाँ पे भी उतना इंक्लाइन, यहाँ पे भी उतना इंक्लाइन, इनफाइनाइट में उतना इंक्लाइन, नीचे भी उतना इंक्लाइन। ग्राफ ना कहीं चढ़ा ना कहीं उतरा, स्ट्रेट रह गया, तो उसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट। लेकिन कर्व कभी चढ़ता है कभी उतरता है, क्योंकि वो कर्व है। कर्व का मतलब क्या है, दिशा बदलेगा अपनी, दिशा बदलेगा वो अपनी, तो दिशा बदलेगा तो कभी चढ़ेगा तो कभी उतरेगा, तो स्लोप उसका वेरिएबल होगा। तो ये बात याद रखो, लिख लो कॉपी में नीचे, curve sorry slope of a straight line is constant but slope of a curve is variable। ठीक है बेटा, slope of a straight line is constant but slope of a curve is variable। अच्छा इस कर्व का स्लोप जो है वो क्या है, इस कर्व का स्लोप जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग। अच्छे से देख, पहले लेटा हुआ था अब खड़ा हो रहा है कि नहीं ग्राफ, ठीक है। चलो मान ले मुझे किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालना है, इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालना है, तो क्या मैं कह सकता हूं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं बहुत ज्यादा जूम करूं तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा होगा। बेटा देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन मैं बना रहा हूं ना, ये बहुत बड़ी स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं। असलियत में इमेजिन करके देख, ये स्ट्रेट लाइन इतनी बड़ी होगी नहीं, बहुत छोटी होगी, इतनी छोटी की इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत छोटी, बहुत ज्यादा छोटी होगी। तो इमेजिन करो बहुत छोटी स्ट्रेट लाइन। अब सिर्फ वीडियो में देखो बेटा कितना विजिबल होगा नहीं होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ। असलियत में कितना छोटा है, बहुत छोटा, ठीक है। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि नहीं, यहाँ पे जो वो बनेगा, नाम क्या है, स्ट्रेट लाइन बनेगा, उसके मैंने दो हिस्से ले लिए, मतलब एक ट्राइंगल बना दिया, राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल में मैं इसको dy बोल सकता हूँ और इसको dx बोल सकता हूँ कि नहीं। और यहाँ पे जो एंगल थीटा बनेगा, गौर से देख, नीचे वाला क्या है लाइन, dx वाला लाइन हॉरिजॉन्टल, तो dx वाले लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है, क्या वही एंगल वो x एक्सिस के साथ बनाएगा, क्या वही एंगल वो x एक्सिस के साथ बनाएगा। इसको समझने का मैं एक और तरीका बताता हूँ। इस पॉइंट पे एक आप टेंजेंट बना लो, जिस पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है ना, उस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट बनाओ। उस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो ये मैं कह सकता हूं कि नहीं, ये पॉइंट एक कर्व से पास हो रहा है और ये पॉइंट उस कर्व में लाई करने वाला एक बहुत ही छोटे स्ट्रेट लाइन से पास हो रहा है। सुनो अच्छे से, ये जो पॉइंट है उस कर्व में लाई करने वाले बहुत ही छोटे स्ट्रेट लाइन से पास हो रहा है, और उस छोटे स्ट्रेट लाइन को मैंने इस डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर दिया। वो जो छोटा सा स्ट्रेट लाइन था उसको मैंने डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर दिया। तो ये छोटे से लाइन का जो स्लोप होगा, सुनना अच्छे से, ये जो छोटे से लाइन का स्लोप होगा, क्या इस डॉटेड लाइन का भी वही स्लोप होगा? हाँ, तो ये जो एंगल थीटा होगा और ये एंगल जो थीटा होगा, इसका अगर मैं tan थीटा करूंगा तो क्या मुझे मिल जाएगा स्लोप? किसका स्लोप मिलेगा? इस लाइन का स्लोप मिलेगा, या इस लाइन का स्लोप मिलेगा, या उस पॉइंट पे कर्व का स्लोप मिलेगा।
लिख लो अच्छे से, मैं दोबारा बता रहा हूँ। मुझे अगर मैंने tan थीटा निकाला तो मुझे इस डॉटेड लाइन का स्लोप मिलेगा, या इस छोटे से लाइन का स्लोप मिलेगा, या इस कर्व में लाई करने वाले इस पर्टिकुलर पॉइंट P का स्लोप मिलेगा। तो मुझे अगर कर्व का फॉर एनी पॉइंट ऑन कर्व उसका स्लोप निकालना है तो क्या होगा, उस पॉइंट पे आप उसका स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो अपने से। इन ऑर्डर टू फाइंड स्लोप फॉर एनी पॉइंट ऑन कर्व, in order to find slope for any point on curve, we will draw a tangent and extend the tangent to meet it with x-axis, and measure the angle theta it makes, and then find tan theta, and that will give the slope for that point. समझ में आया बेटा? कोई भी डाउट? ठीक है। अच्छा एक चीज बता, ये tan थीटा निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो छोटा सा आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा, छोटा सा स्ट्रेट लाइन को मैंने राइट एंगल ट्रायंगल में तोड़ दिया। अब वहां पे ये क्या है, ये कौन सी एक्सिस है बेटा, y एक्सिस, तो ये छोटा सा लेंथ क्या होगा, dy। ये कौन सी एक्सिस होती है, x एक्सिस, तो ये छोटा सा लेंथ क्या होगा, dx, क्योंकि x की तरफ है वो, स्मॉल चेंज इन x, छोटा सा dx। तो क्या कह सकता हूँ, ये थीटा और ये थीटा सेम, और यहाँ पे tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दैट इज अगेन इक्वल टू व्हाट, dy by dx, दैट इज अगेन इक्वल टू व्हाट, dy by dx। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट समझ में आया? नेक्स्ट। अच्छा इस पॉइंट पे अगर मैं स्लोप देखूं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, और उस टेंजेंट का एंगल क्या बनाऊंगा, यहाँ पे θ2, इसको θ1 मान लो। खुद मेरे को एक बात बता, कर्व यहाँ पे लेटा हुआ था, यहाँ पे और खड़ा हो गया कि नहीं, और खड़ा हुआ तो खुद बता, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, मैं बता सकता हूँ कि नहीं, स्लोप ऑफ Q इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ P, ये बोल सकता हूँ कि नहीं। अच्छे से देख, बेसिक नॉलेज क्या है, व्हाट इज स्लोप, कितना लेटा हुआ है या कितना खड़ा है, अगर ज्यादा खड़ा है ग्राफ तो स्लोप ज्यादा है, लेटा हुआ है तो स्लोप कम है। पहले लेटा हुआ था, बाद में खड़ा हुआ कि नहीं, तो क्यू पॉइंट पे खड़ा है, यानी स्लोप एट क्यू इज ग्रेटर देन स्लोप एट पी। समझ में आया? दूसरा बात, स्लोप क्या होता है, tan थीटा। खुद देख, अपने तरीके से हिसाब लगा ले भाई, θ1 बड़ा है कि θ2 बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है θ2 बड़ा है θ1 से, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर θ2 ग्रेटर देन θ1 तो tan θ2 ग्रेटर देन tan θ1, और tan θ2 क्या है, स्लोप एट क्यू, tan θ2 क्या है, स्लोप एट क्यू, tan θ1 क्या है, स्लोप एट पी। समझ में आया बेटा ये सब बात? कोई भी डाउट? तो आपको ये चीज समझ में आया कि हमें, अगर मैं दोबारा बता रहा हूँ, किसी भी कर्व में आपको स्लोप निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर कर्व के उस पर्टिकुलर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और वहां पे हम क्या निकालेंगे, थीटा निकालेंगे एक्स एक्सिस के साथ, और बाद में tan थीटा कर देंगे। समझ में आया? और उसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। अगली बात, अगली चीज, या तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक छोटा सा ट्राइंगल बनाओ, dy बनाए dx बनाओ, एंगल थीटा मिल जाएगा आपको, dy by dx हमको क्या दे देगा, स्लोप। समझ में आया बेटा? कोई भी डाउट? ठीक है, मिटा रहा हूं। अब एक दो सम्स करेंगे हम, ठीक है, एक दो सम्स करेंगे। आपको याद होगा पैराबोला मैंने कराया था लास्ट क्लास में, याद है? ऐसा कुछ कराया था पैराबोला में, ऐसा कुछ कराया था पैराबोला में। आई होप पैराबोला सही से बना है। देखो भाई, अब आपको लग रहा होगा मैं यहां से लेकर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की स्टडी करता हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट की स्टडी नहीं करूंगा। याद है ये पैराबोला का इक्वेशन कुछ ऐसा था, y किस तरफ है, ऊपर की तरफ है ना बेटा, ये ऊपर की तरफ मिल रहा है ना, तो ये y होगा, y इक्वल टू ऐसा मान ले एक्स स्क्वायर, मान लेता हूं x स्क्वायर, 4a x स्क्वायर था, 4a को 1 मान ले, ठीक है, x स्क्वायर। हम ऐसा करते हैं, पहले x इक्वल टू 1 में स्लोप निकालते हैं, फिर x इक्वल टू 2 में स्लोप निकालते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा एक बात बता, मैंने क्या बताया था, x इक्वल टू 1 में स्लोप क्या, x इक्वल टू 1 यानी कि ये वाला पॉइंट, और x इक्वल टू 2 यानी कि ये वाला पॉइंट। खुद बता किस पॉइंट पे स्लोप ज्यादा होगा,
1 पॉइंट पे जो स्लोप होगा उसके लिए क्या करूंगा, मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा θ1। 2 पॉइंट पे जो स्लोप होगा उसके लिए मैं क्या करूंगा, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा θ2। ऑब्वियस सी बात है बेटा, खुद देखना ग्राफ लेट के खड़ा हो रहा है, ग्राफ लेट के खड़ा हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है x इक्वल टू 1 में स्लोप कम होगा x इक्वल टू 2 से, तो स्लोप 2 इज ग्रेटर देन स्लोप 1 और θ2 इज ग्रेटर देन θ1। तो आप यही बोल सकते हो tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1। ये तो हमने एनालिसिस कर लिया, अब मैथमेटिकल वे में निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, मैथमेटिकल वे में। देखो भाई, स्लोप एट x इक्वल टू 1, हमें पता है स्लोप क्या होता है बेटा, dy बाई dx। क्या होता है dy बाई dx? y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। क्या आया ये, 2x। अच्छा, हमें किसमें निकालना है स्लोप, x इक्वल टू 1 में, तो x इक्वल टू 1 पुट कर, s1 क्या आ गया, 2 इंटू 1 क्या होता है वो 2। स्लोप एट 2 पता, स्लोप एट ये x इक्वल टू 1 में, x इक्वल टू 2 में स्लोप देखते हैं, s2 क्या होगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 पुट कर, 4 आ रहा है कि नहीं। अच्छे से देख, स्लोप एट पॉइंट 1 क्या है, स्लोप एट पॉइंट 1 क्या है, 2। स्लोप एट पॉइंट 2 क्या है, 4। यानी कि यहाँ पे स्लोप 2 है और यहाँ पे स्लोप क्या है, 4। गौर से देख, स्लोप की वैल्यू बढ़ी कि नहीं। समझ में आया बेटा, कोई भी डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी कैसे सवाल होते हैं, इसमें और भी कैसे सवाल होते हैं, देखो अच्छे से। y इक्वल टू मान लो एक्स स्क्वायर है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर स्लोप इज 45 डिग्री। हमको बताना है कोई सा तो एक पॉइंट होगा ना, कोई सा। देख, मान ली ये वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा, अच्छे से देख, 45 डिग्री जैसा दिख रहा है कि नहीं। तो हमको बताना है वो कौन से पॉइंट में होगा, क्योंकि गौर से देख, स्लोप एकदम, अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, एकदम ओरिजिन पे बात करूं, तो ऐसा है कि नहीं स्लोप। फिर देख, स्लोप ऐसा गया कि नहीं। तो गौर से देख, पहले एकदम हॉरिजॉन्टल था और धीरे धीरे वर्टिकल हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो स्लोप 45 डिग्री होगी ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप 45 डिग्री होगी। हमें पता है किस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप 45 डिग्री होगी। समझ में आया बेटा, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप 45 डिग्री होगी, निकालते हैं। हमको पता है स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, dy बाई dx इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू थीटा कितना दिया हुआ है बेटा, 45 डिग्री। एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, 45 डिग्री क्या होता है 1, x इक्वल टू कितना आया 0.5। अच्छा, x अगर 0.5 है तो y कितना हो गया, y इक्वल टू 0.5 स्क्वायर, 0.5 स्क्वायर यानी कि 0.25, यानी कि जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया है वो है आपका 0.5, 0.25। समझ में आया बेटा, कोई भी डाउट? ठीक है, तो इस तरह आपको सवाल आएंगे। ये मैं अभी जो कर रहा हूँ सारे के सारे मैथ्स के सवाल कर रहा हूँ, फिजिक्स में जब हमें सवाल आएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ये मोशन इन वन डायरेक्शन जो चैप्टर है, जो हम अगला स्टार्ट करेंगे, उसमें ही सवाल, मतलब ऐसे टाइप के सवाल आते हैं। तो अभी के लिए बस आपको नॉलेज लेनी है इन सब चीजों की। ठीक है बेटा। हाँ, तो स्टूडेंट्स, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मैक्सिमा मिनिमा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और आप लोगों को इस टॉपिक में अच्छे से फोकस करना पड़ेगा, और ये टॉपिक आगे बहुत जगह आने वाला है। इनफैक्ट जितने अच्छे न्यूमेरिकल्स होते हैं वो मैक्सिमा मिनिमा में आते हैं। मैं आपको पहले मैक्सिमा मिनिमा का थ्योरी समझाऊंगा, इसके बाद मैक्सिमा मिनिमा के कुछ नॉर्मल एग्जाम्पल समझाऊंगा, और इसके बाद मैक्सिमा मिनिमा का एक प्रॉपर एग्जाम, एक प्रॉपर फिजिक्स ओरिएंटेड सम कराऊंगा, जिससे आपको पूरी फील आ जाएगी। और ये टॉपिक को बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैथ्स में एक अलग पूरा एक्सरसाइज ही होता है इसके ऊपर, एक्सरसाइज ये शायद एक मेजर पार्ट ऑफ द चैप्टर, शायद एक चैप्टर ही है, मेरे को एक्जेक्टली याद नहीं। क्लास 11 में मैथ्स में आपको मिलेगा ये अच्छे से। चैप्टर नंबर 10, 11 ऐसा कुछ था यार, मेरे को तो याद नहीं, 6-7 साल हो चुके हैं क्लास 11 12 पढ़े हुए। देखो मैथ्स का, चलो मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है। मैक्सिमा का मीनिंग, जैसा वर्ड है वैसा ही मीनिंग है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन, मिनिमा का वैल्यू, मिनिमा का मीनिंग मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। ठीक है बेटा, चलो मान लो मैंने ग्राफ बनाया,
एक ग्राफ बनाया ऐसे, कोई भी ग्राफ है। अच्छा ये बताना इस ग्राफ का व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, एट व्हाट पॉइंट द y इज मैक्सिमम, ये वाला पॉइंट। एट व्हाट पॉइंट इज y मिनिमम, ये वाला पॉइंट। अच्छा इन दोनों पॉइंट पे आपको एक चीज खासियत दिख रही होगी, एक खासियत दिख रही होगी, बताता हूँ क्या है। ठीक है बता, किसी भी पॉइंट को मैक्सिमम होना है तो क्या कंडीशन है, उसके आगे वाले पॉइंट की भी वैल्यू उससे कम, उसके बाद वाले पॉइंट की भी उससे वैल्यू कम। आगे वाले पॉइंट की वैल्यू भी उससे कम, बाद वाले पॉइंट की भी वैल्यू उससे कम, और वो मैक्सिमम होगा तब। इसका मतलब क्या है, वैल्यू बढ़ के घटेगी। सुनो अच्छे से, अगर ये मैक्सिमम है तो आगे कम सॉरी आगे भी कम पीछे भी कम, यानी वैल्यू बढ़ के कमेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस पॉइंट पे टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो क्या टेंजेंट ऐसा आएगा, इसमें मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ऐसा आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस है कि नहीं, तो क्या बोलूंगा, एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है ये, 0 डिग्री। तो यहाँ पे स्लोप क्या है, 0 डिग्री। नेक्स्ट, अगर मिनिमा की बात करें, मिनिमम वैल्यू यानी कि पहले वैल्यू थी बाद में भी वैल्यू है, वो दोनों वैल्यू इससे इस वैल्यू से इसके आसपास की वैल्यू ज्यादा होंगी, तभी ये क्या कहलाएगा, मिनिमा। तो मिनिमा में भी अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा बेटा, टेंजेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, 0 डिग्री। तो हम लोग स्लोप कह सकते हैं कि नहीं, स्लोप क्या होगा, 0 डिग्री। समझ में आया कि नहीं बेटा, ये क्या है, मैक्सिमा। समझ में आया कि नहीं बेटा, ये क्या है, मैक्सिमा। अब देखो अच्छा एक टर्म है बीच में मैं आपको समझाना भूल गया, लोकल मैक्सिमा मिनिमा। लोकल मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, कुछ नहीं होता। मान ले ऐसा एक ग्राफ है, तो मुझे बोला कि ग्राफ का एनालिसिस करो। मान ली यहां तक ग्राफ है, तो मैं बोलेगा कि मैक्सिमा क्या है, मैक्सिमा ये पॉइंट है, मैक्सिमा ये पॉइंट है, मिनिमा क्या है, ये पॉइंट है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन अगर आपको बोलता है कि ग्राफ का एनालिसिस करो सिर्फ इन दोनों पॉइंट के बीच में, इस रीजन में एनालिसिस करो, तो बेटा इस रीजन में एनालिसिस करेगा तो मैक्सिमा ये और मिनिमा ये, तो इसको हम तब क्या कहेंगे, लोकल मैक्सिमा। इसको क्या कहेंगे तब, लोकल मैक्सिमा। इसको क्या कहेंगे, लोकल मिनिमा। यानी जब हमको पूरे ग्राफ को स्टडी करने की बजाय ग्राफ का एक छोटे से हिस्से को स्टडी करने बोलते हैं, तो हम उस छोटे से हिस्से में जो मैक्सिमा या जो मिनिमा आता है हम उसको क्या कहते हैं बेटा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आपको मैथ्स में मिलेगा, फिजिक्स में तो हमें भाई पूरे ग्राफ की स्टडी करते हैं, ठीक है, ओवरऑल। ठीक है बेटा, तभी टर्म था मैंने बता दिया, क्योंकि आपको कहीं भी मिल जाएगा तो फिर बोलोगे कि सर ने पढ़ाया नहीं। अच्छा देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आपको मैथमेटिकल टूल्स में बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ, वही चीज पढ़ाई जाएगी जो फिजिक्स में काम आ रही है। ऐसे तो बहुत डिफरेंशिएशन में बहुत कुछ होता है, इंटीग्रेशन में बहुत कुछ होता है, हमको वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं, हमको बस उतना ही करना है जितना हमें काम आता है। धीरे धीरे तो आप वैसे भी सीख ही जाओगे। देखो अच्छा वापस इसमें आता है, मैक्सिमा मिनिमा में दो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एट बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा इंपॉर्टेंट थिंग इज स्लोप विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। अच्छा स्लोप 0, तो स्लोप की वैल्यू क्या होती है बेटा, स्लोप की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो स्लोप की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा, और tan थीटा क्या है, tan 0 डिग्री। स्लोप क्या है, 0। तो ये बात याद रखना पड़ेगा आपको कि मैक्सिमा और मिनिमा में स्लोप की वैल्यू क्या होती है, 0। नाउ व्हाट इज स्लोप अगेन, dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या होता है, 0। ये बात एकदम बच्चे रट्टा मार लो बेटा कि मैक्सिमा और मिनिमा में आपका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। आपका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 0। समझ में आया? ठीक है, चलो आगे ये चीज लिख लो, आगे काम आएगा। अभी हम लोग उसकी स्टडी करेंगे, मिनिमा की डिटेल स्टडी, मिनिमा की डिटेल स्टडी। ठीक है बेटा, मिनिमा की हम डिटेल स्टडी करेंगे, साथ में रहिएगा, बताता हूँ आपको। देखो आई होप आप लिखते जाओ बेटा साथ में, ठीक है। देखो मिनिमा की अगर हम डिटेल स्टडी करें, मान लो वो ग्राफ ऐसे करके गया था कहीं पे, हमको वो तो मैक्सिमा में आता है, उसकी हम स्टडी नहीं करें, हम मिनिमा की डिटेल स्टडी करेंगे। तो मिनिमा कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है मिनिमा, ठीक है। अच्छा इस पॉइंट पे स्लोप क्या होता है, आप दूसरे मार्कर से मैं बताता हूँ।
ये मिनिमा, ये पॉइंट क्या है, मिनिमा वाला। अच्छा, मैं मान लो 3 कंसेक्यूटिव पॉइंट लेता हूं, पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3। हमको पता है कि मिनिमा इज एट पॉइंट कौन सा बेटा, 2, ठीक है। अच्छा, पॉइंट 1 में अगर मैं स्लोप बताता हूं, पॉइंट 1 में जो स्लोप है, अच्छे से देख, लाइन जब ऐसी होती है तो एंगल कैसा मापा जाता है, ऐसे। और ये एक्यूट एंगल की ऑब्ट्यूज एंगल यानी इस पॉइंट पे, पॉइंट 1 में स्लोप क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। बेटा पिछले लेक्चर, वीडियो लेक्चर में अच्छे से समझाया था कि ऑब्ट्यूज एंगल होने पे स्लोप क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे स्लोप क्या है, m इक्वल टू, ऐसे यहाँ पे लिखाते हैं 1 2 3, स्लोप पॉजिटिव, सॉरी 1 में क्या है स्लोप, नेगेटिव, ठीक है बेटा। 2 पॉइंट की बात करते हैं, 2 पॉइंट पे मिनिमा है, स्लोप क्या है बेटा, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री। स्लोप क्या होता है, tan 0, tan 0 क्या होता है, 0, यानी स्लोप क्या हो गया बेटा, 0। थर्ड पॉइंट पे अगर मैं स्लोप की बात करूं, टेंजेंट बनाओ, याद होगा, अभी इस पॉइंट को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, टेंजेंट बनाओ, तो ये वाला एंगल होगा थीटा। tan थीटा क्या होता है बेटा, ये थीटा एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज, एक्यूट एंगल, यानी स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव, स्लोप हो गया बेटा पॉजिटिव, बता चुका हूं पिछले वीडियो लेक्चर में, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अच्छे से देख, स्लोप की वैल्यू 1 से लेकर अगर मैं 3 में जाऊं, 1 से लेकर मैं अगर इस रास्ते जाऊं, 1 से 2 होते हुए 3 में जाऊं, तो स्लोप की वैल्यू नेगेटिव से 0 होके पॉजिटिव हुई। अच्छे से देख, स्लोप की वैल्यू नेगेटिव से 0 होके पॉजिटिव हुई, यानी स्लोप इज इंक्रीजिंग while going थ्रू मिनिमा। ये चीज समझ में आई कि नहीं, अगर मैं मिनिमा से जाऊंगा, मिनिमा के करीब से जाऊंगा, तो स्लोप की वैल्यू क्या होती है बेटा, इंक्रीजिंग। अच्छे से देखो, पहले नेगेटिव था, फिर 0 हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया, तो स्लोप की वैल्यू मैथमेटिकली क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, स्लोप इज इंक्रीजिंग, यानी चेंज इन स्लोप इज पॉजिटिव। अब इसका मीनिंग क्या है, एक बार बता, मान ले मेरा जो वजन है, माई मास इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 60 टू 70 kg। मान लो मेरा वजन हो गया इंक्रीज 60 टू 70 kg, तो मैं क्या कह सकता हूं, माई मास इज इंक्रीजिंग, या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा मास में जो चेंज आया वो पॉजिटिव आया, मेरा मास में चेंज आया, पॉजिटिव आया। पहले मैं 60 का था, अभी 70 का हो गया, तो मेरा +10 का चेंज आया कि नहीं, क्या आया, +10 का चेंज, ठीक है। अब मान ले मेरा जो वजन है कम हो रहा है 60 kg से 50 kg, तो क्या मैं कह सकता हूं, माई मास इज डिक्रीजिंग, उल्टा, अब उल्टा पढ़ा रहा हूं, मास इज डिक्रीजिंग। या मैं कह सकता हूं कि मेरे मास में -10 का चेंज आया, यानी कि चेंज इन मास इज नेगेटिव। समझ में, उससे आप हिसाब कर लगा सकते हो। तो स्लोप इज इंक्रीजिंग यानी चेंज इन स्लोप इज पॉजिटिव। अच्छा, चेंज इन स्लोप इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देख, 1 से 2 से 3 में गया, तो मैं किस तरफ आगे बढ़ रहा हूं बेटा, एक्स एक्सिस में तो आगे बढ़ रहा हूं ना। तो जैसे ही मैं एक्स एक्सिस में आगे बढ़ता हूं, मेरा स्लोप क्या होता है, नेगेटिव से 0 से फाइनली पॉजिटिव, यानी मेरा स्लोप जैसे ही मैं एक्स एक्सिस में आगे बढ़ता हूं, मेरी स्लोप क्या हो जाती है, बढ़ रही है। समझ में आया कि नहीं बेटा, यानी स्लोप का चेंज पॉजिटिव है। अच्छा, चेंज ऑफ स्लोप इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चेंज ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू d/dx ऑफ दैट थिंग बोलते हैं कि नहीं, याद आ रहा है कि नहीं, याद है, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या था, dy/dx, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx था। चेंज इन स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, d/dx ऑफ स्लोप। तो d/dx ऑफ स्लोप क्या होगा बेटा, पॉजिटिव एट मिनिमा। समझ में आया कि नहीं बेटा, कोई डाउट है। अच्छा, स्लोप को मैं क्या लिख देता हूं, स्लोप को मैं क्या लिख सकता हूं, dy/dx, याद है कि नहीं, स्लोप क्या था, याद है कि नहीं, स्लोप क्या था बेटा, dy/dx।
तो हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट, पॉजिटिव। डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन क्लास लिया था बेटा, याद है, उतार लो पूरा का पूरा। ठीक है बेटा, अब हम किसकी स्टडी करेंगे, मैक्सिमा की। ठीक है, किसकी स्टडी करेंगे, मैक्सिमा की। देखो बच्चों, ये मान लो एक ग्राफ है, तो ये पॉइंट नंबर 2 होगा, ये पॉइंट नंबर 1 मान लो, ये पॉइंट नंबर 3 मान लो। ठीक है बेटा, मैं पूरा का पूरा मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा वीडियो पॉज कर लेता हूँ, टाइम बच जाएगा। चलो बच्चों, अभी हम मैक्सिमा की ओवरऑल स्टडी करेंगे। अच्छा, मैक्सिमा किस पॉइंट पे, हमने 3 पॉइंट लिया, 1 2 3। 2 में हमें पता है मैक्सिमा है, 2 के आगे वाला पॉइंट को 1 माना, 2 के बाद वाले पॉइंट को 3 माना। क्या मैं बोल सकता हूं कि 1 पॉइंट का अगर मैं स्लोप देखूं, एक्यूट के ऑब्ट्यूज, एक्यूट, तो एक्यूट में स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव। tan थीटा याद है कि नहीं। नंबर 2 वाले पॉइंट पे तो स्लोप बेटा वैसे ही 0 है, डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। नंबर 3 वाले पॉइंट की अगर बात करें, 3 वाले पॉइंट पे स्लोप कैसा आएगा, देख, पॉजिटिव के नेगेटिव बेटा, नेगेटिव, क्योंकि एंगल कैसा बन रहा है, ऑब्ट्यूज, स्लोप क्या हो गया बेटा, नेगेटिव। अच्छा, एक बात बता, जब मैं x की तरफ आगे बढ़ता हूं, तो मैक्सिमा को पार करते वक्त x में जब आगे बढ़ता हूं, तो मेरा स्लोप पहले क्या था, पॉजिटिव 0, फाइनली क्या हो गया, नेगेटिव। तो पॉजिटिव 0 नेगेटिव, खुद पता घट रही है। स्लोप की वैल्यू क्या है, स्लोप की वैल्यू क्या थी, पहले पॉजिटिव, फिर 0, फिर नेगेटिव। तो पॉजिटिव से 0 होते हुए नेगेटिव, वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, यानी स्लोप इज डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग थ्रू मैक्सिमा। चेंज इन स्लोप इज नेगेटिव, समझा चुका हूं ऑलरेडी। डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप इक्वल टू नेगेटिव, स्लोप को क्या लिख दिया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू नेगेटिव। समझ में आ गया बेटा, उतार लो पूरा का पूरा। बच्चों, हम हमारे फाइनल कंक्लूजन में आ चुके हैं। मैक्सिमा में डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है, मिनिमम में डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है। स्लोप क्या होता है बेटा, दोनों में ही, मैक्सिमा और मिनिमा दोनों में ही स्लोप क्या होता है, 0 होता है। लेकिन मैक्सिमा में डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव, मिनिमा में डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, याद रखना पड़ेगा बेटा ये। ठीक है, उल्टा है, उल्टा उल्टा कैसे, जनरली क्या हम सोचते हैं मैक्सिमा मतलब डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, ऐसा नहीं है बेटा। मैक्सिमा में वो नेगेटिव होता है, मिनिमा में ये पॉजिटिव होता है। चलो आप कुछ सवाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, पैराबोला का कुछ इक्वेशन देखो भाई। एक मैं आपको बेसिक सवाल देता हूं, y इक्वल टू आपका 4x स्क्वायर, y इक्वल टू 4x स्क्वायर। अच्छा, याद है ये कैसा पैराबोला था, ये कुछ ऐसा पैराबोला था, याद है कि नहीं, कैसे याद है, अच्छे से देख, x की 2 वैल्यूज के लिए y की 1 वैल्यू, यानी कि ऐसा होगा, बताया था। अच्छा, जब जिसका डिग्री 1 होता है उसकी तरफ होता है, और सिंस पॉजिटिव है यानी कि पॉजिटिव y की तरफ, बताया था मैंने पैराबोला में, जिसका डिग्री 1 होता है उसकी तरफ होता है, उसकी तरफ मुंह खुलता है, और अगर पॉजिटिव है तो बेटा पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ नहीं। ठीक है, अब इसका हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम मिनिमम, खुद बता। ये ऐसे जा रहा है ना, तो मैक्सिमा तो बेटा इनफाइनाइट में होगा, सोच के देखिए, इनफाइनाइट तक जाता है, मैक्सिमा कहां पे होगा, इनफाइनाइट में। तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, मिनिमा। क्या निकाल सकते हैं, मिनिमा। और मिनिमा कहां पे आ रहा है, देख, ओरिजिन में आ रहा है कि नहीं, ओरिजिन में आ रहा है कि नहीं। तो ये पता है कि ये क्या है, मिनिमा। देख, सिंपल सा चीज है, उसको तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन हम इसको ट्राई करते हैं थोड़ा अलग तरीके से एनालाइज करने का। ठीक है, मैथमेटिक्स थोड़ा एनालाइज करने का कोशिश करते हैं। फॉर मैक्सिमा स्लैश मिनिमा, देख, अगर हमें ग्राफ का नॉलेज है ना भाई, हमको मैथ करने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली निकाल दिया ना ओरिजिन में मिनिमा है। लेकिन जिसको ग्राफ का नॉलेज नहीं है वो कैसे करेगा, देख, फॉर मैक्सिमम मिनिमा हमको पता है dy बाई डी एक्स क्या होता है, 0, डिफरेंशिएट कर, 4x स्क्वायर इक्वल टू 0, यह आ जाएगा 8x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 में या तो मिनिमा होगा या तो मैक्सिमा होगा, कुछ एक होगा, हमको नहीं पता। अब क्या होगा वो कैसे निकालेंगे, डबल डिफरेंशिएट करके। ठीक है बेटा, नाउ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अच्छा ये बता,
dy बाई डी एक्स क्या आया था, dy बाई डी एक्स क्या आया था, 8x आया क्या था कि नहीं, dy बाई डी एक्स क्या आया था 8x, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी 8x इक्वल टू क्या आ रही है बेटा, अच्छी से देख 8 आ रही है। 8 पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, और पॉजिटिव क्वांटिटी का मतलब क्या होता है मिनिमा, पॉजिटिव क्वांटिटी का होता है मतलब होता है मिनिमा। अच्छा पॉजिटिव क्वांटिटी का मतलब मिनिमा, अच्छा किस वैल्यू पे मिनिमा, x इक्वल टू 0 पे, किस वैल्यू पे मिनिमा, x इक्वल टू 8 पे नहीं, ये बच्चे गड़बड़ करते हैं, ये बच्चे गड़बड़ करते हैं। डबल डिफरेंशिएशन करके हमें जो रिजल्ट मिल रहा है उसका कोई मतलब नहीं है हमारे लिए, हमारा मतलब क्या है, किस पॉइंट पे स्लोप 0 है वो निकाल, डिवाई बाई डी एक्स आपने 0 किया, जो वैल्यू आई डिवाई बाई डी एक्स को 0 किया ना, उसको इक्वेट किया 0 से, तो जो वैल्यू आई दैट इज द आंसर। डबल डिफरेंशिएट बस क्रॉस चेक करने के लिए, डबल डिफरेंशिएट करके पॉजिटिव आया, पॉजिटिव कुछ भी आया मिनिमा है, नेगेटिव कुछ भी आया मैक्सिमा है। समझ में आया कि नहीं बेटा, डाउट है कुछ भी। अच्छा मान ले अगर मैं इसको -4x² कर देता, अगर इसको -4x² कर देता तो बता मेरा ग्राफ कैसा आता, याद है कि नहीं, अगेन y यानी कि y की तरफ होगा, या तो ऐसा या तो ऐसा, लेकिन माइनस है तो किस तरफ होगा ऐसा, तो ओरिजिन में ही क्या आ रहा है मैक्सिमा। सोच के देख भाई, नीचे की तरफ तो बहुत नीचे ले जाएगा ना, तो मैक्सिमा में ऑब्वियसली बात है ये क्या मिलेगा अपने को, ओरिजिन में क्या मिल रहा है अपने को मैक्सिमा। तो डिफरेंशिएट करते हैं एक बार, dy बाई डी एक्स 0 इक्वेट करेंगे मैक्सिमा मिनिमा के लिए, -4x, तो -4x² की जगह डिफरेंशिएट किया क्या आ गया, माइनस थोड़ा फास्ट करेंगे, -8x इक्वल टू 0 आ गया। तो अगेन अच्छे से देखो, -8x इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 पे अगेन मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा, हमको नहीं पता क्या होगा, तो हम क्या करेंगे डबल डिफरेंशिएट करेंगे। जब हमने डबल डिफरेंशिएट किया तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया -8x, क्या आया -8, -8 आने का अर्थ क्या है मैक्सिमा की मिनिमा बेटा, मैक्सिमा, समझ में आया अच्छे से देख, मैक्सिमा समझ में आया। अब हम लोग कुछ बढ़िया सवाल करेंगे, ठीक है बेटा, अब कुछ बढ़िया सवाल करेंगे, कुछ बढ़िया सवाल। आप लोग चाहो तो वीडियो को, जब मैं सवाल दूंगा तो आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हो। सवाल है, लिखते जाओ, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, सिंपली फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा फॉर फर्स्ट पॉइंट y इक्वल टू 25x² 25x² माइनस 10x प्लस 5, y इक्वल टू 25x² माइनस 10x प्लस 5, समझ में आया बेटा, ठीक है। अच्छा ये बताइए कैसा इक्वेशन है, याद है मैंने पैराबोला का बताया था, y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये जनरल इक्वेशन होता है जो ओरिजिन से पास नहीं कर रही होती। हमने कौन सा पढ़ा होता है, हमने ये दोनों नहीं पढ़ा होता, हमने बस ये पढ़ा होता है, तो ये तो ओरिजिन से पास होती है, लेकिन ये जो पैराबोला होता है ये कुछ ऐसा होता है, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है ऐसा। हमने जो पढ़ा था ना बेटा y इक्वल टू ax² जो भी पढ़ा था वो ओरिजिन से पास होने वाला था, लेकिन ये जो होता है ना, ये इसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ना बेटा, वो कहीं से भी पास हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन ए बी एंड सी, दैट डिपेंड्स अपॉन ए बी एंड सी, उसके बारे में आप मैथ्स में पढ़ोगे आगे। तो हमें अभी बोला है कि क्या निकालने के लिए बेटा मैक्सिमा मिनिमा, तो ऑब्वियस सी बात है ग्राफ कुछ इसका ऐसा आ रहा होगा, हम देखते हैं मैक्सिमा आएगा कि मिनिमा आएगा, ठीक है। चलो पहली बात, मैक्सिमा मिनिमा किस पॉइंट पे होगा, dy बाई डी एक्स का, डी बाई डी एक्स ऑफ, बाकी बच्चे वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा फास्ट करूंगा मैं, 50x माइनस 10, जब dy बाई डी एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू 1/5 आ रहा है, यानी x इक्वल टू 1/5 में या मैक्सिमा होगा या मिनिमा, लेकिन क्या होगा वो कैसे पता लगाएंगे, उसका पता हम लगाएंगे डबल डिफरेंशिएट करके, d² y बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएट करते हैं भाई, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई, ये आई कि नहीं 50x माइनस 0, अच्छे से देखो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, ये है ना बेटा 50x माइनस 10, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 50। तो डबल डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू आ रही है पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है बेटा, पॉजिटिव आ रही है, यानी रिजल्ट क्या है मिनिमा, रिजल्ट क्या है मिनिमा। अच्छा मिनिमा यानी x इक्वल टू 5, x इक्वल टू किसमें
1/5 में मिनिमा है, समझ में आया कि नहीं? यानी ये जो पॉइंट का वैल्यू है x इक्वल टू कितना है 1/5, उस पॉइंट पे क्या है मिनिमा। अगर आपको पूछता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा x, y। तो x की वैल्यू तो हमको पता है, तो y की वैल्यू कैसे निकालोगे? 25 इंटू एक्स स्क्वायर में 1/5 की वैल्यू पुट कर दो। अच्छा y की वैल्यू भी निकाल ही लेते हैं। y की वैल्यू क्या होगी बताओ? 25 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 5, ये तो 1 माइनस 2 प्लस 5 कितना हो गया? 6 माइनस 2 4। तो कोऑर्डिनेट हो गया आपका बेटा, कोऑर्डिनेट हो गया 1/5, 4। समझ में आया बेटा? और ये कौन सा पॉइंट है? मिनिमा। कोई भी डाउट आपको? ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको इस सवाल में एक पार्ट मैं बताना भूल गया कि मैंने ऐसा ही क्यों बनाया। गौर से देख, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव, यानी ऊपर की तरफ। बताया था कि नहीं ये बात? एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो पॉजिटिव होगा कि नहीं? अगर पॉजिटिव है तो किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ। नेगेटिव होता तो किस तरफ होता? नीचे की तरफ। ठीक है, चलो अगला सवाल देता हूं आपको। अगला जो सवाल है वो कुछ ऐसा है, 9 माइनस एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। ये है 9 माइनस एक्स माइनस 3, इसका बोला है मैक्सिमा या मिनिमा निकालने की। अच्छा, पहली बात इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9, समझ में आ रहा है बेटा? 9 माइनस 9 क्या हो गया बेटा? 0। तो यह आ गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। सही लिख रहा हूं ना मैं? अरे 3x नहीं यार, 6x। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x। पक्का डाउट है कुछ भी बेटा? तो एक बात बताओ, ये y का फंक्शन है, अगेन y का डिग्री 1 है तो y एक्सिस की तरफ होगा, लेकिन x का कोएफिशिएंट क्या है? नेगेटिव। तो हमको पता है ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा। इस तरफ भी आ सकता है, उस तरफ भी आ सकता है, कुछ भी अपने को पता नहीं, आइडिया नहीं है। ठीक है, तो अपने को पता है कि बेटा ये मैक्सिमा होता है कि मिनिमा? ये क्या होगा बेटा? मैक्सिमा, क्योंकि दोनों तरफ वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। तो हम देखो बेटा, अगर आपको बेसिक नॉलेज है ना पैराबोला को, आप कर सकते हो। बेसिक नॉलेज है ना, मैक्सिमम बच्चे परेशान हो जाते हैं क्या लिख दिया है, लेकिन जिसको ग्राफ बनाना आता है उसके लिए तो आंसर निकालना ऐसे ही आसान है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो आप सॉल्व करते हैं इसको। तो इस पूरे इक्वेशन को मैंने लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, माइनस एक्स स्क्वायर, चलो dy बाई dx निकालते हैं पहले। कितना होगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x प्लस 6, ये आ गया dy बाई dx। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए dy बाई dx क्या करेंगे? 0 के इक्वेट करेंगे। तो माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 करूंगा तो x इक्वल टू 3 आया कि नहीं? यानी कि x इक्वल टू 3 में, x इक्वल टू 3 में या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा है, लेकिन क्या है कैसे निकालेंगे? डबल डिफरेंशिएट करो बेटा। dy बाई dx, इसके रिजल्ट क्या आ गया बेटा? -2। तो डबल डिफरेंशिएशन अगर -2 आता है तो ये क्या होता है बेटा? मैक्सिमा। यानी ये क्या है? मैक्सिमा। समझ में आया कि नहीं? बट मैं अगर बता रहा हूँ इसकी वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं है अभी। डाउट है कुछ? ठीक है, हाँ तो बच्चों जिस रियलिस्टिक क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था वो रियलिस्टिक क्वेश्चन आपके सामने है, समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। सवाल में पूछा क्या है? सवाल में ये पूछा है कि एक मास है बड़ा M, उसको मैंने 2 हिस्सों में काटा, 2 हिस्सों में काटा। जैसे कि अच्छा बड़ा M छोड़ो यार, इसको ऐसा करते हैं 10 केजी मान लेते हैं, जितना रियलिस्टिक सवाल उतना ज्यादा बढ़िया हमारे लिए। एक 10 केजी का मास है, उसको मैंने 2 हिस्सों में काटा और दोनों को मैंने फिक्स डिस्टेंस में रख दिया। एक मान लो M और दूसरा 10 माइनस M। ठीक है, अगर मैंने एक बड़े से 10 केजी के मास को 2 हिस्सों में काटा, एक का मास M रखा, दूसरे का मास को 10 माइनस M रखा। अब बोला है कि मैं उनको कैसे काटूं, मतलब M की वैल्यू क्या हो और 10 माइनस M की वैल्यू क्या हो, कि उन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो? मैक्सिमम। पहली बात, ये सवाल मतलब मेरे को मीनिंग नहीं समझ में आया था, क्यों मैक्सिमम लगेगा, क्यों मिनिमम लगेगा, क्या है ये सवाल? चलो एक एग्जांपल से समझते हैं।
ये मान ले m की वैल्यू, ये माइनस 10m की वैल्यू, ठीक है, और ये मान ले फोर्स की वैल्यू। समझना, पहली बात, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? G m1 m2 बाई r स्क्वायर। बेटा ये जिसको नहीं पता मैं क्या ही बताऊं, क्लास 9 में पढ़ाया था, आई होप पता होगा। अच्छा, बोला है कि दोनों को फिक्स सेपरेशन में रखा है, हालांकि मैंने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, लिखना भूल गया था मैं। दोनों का जो सेपरेशन है वो क्या है? फिक्स, यानी कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है, यानी कि r की वैल्यू फिक्स्ड है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, F जो होगा G बाई आर स्क्वायर, मास m1 कितना है? m, मास m2 कितना है? 10 माइनस m। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, F इक्वल टू G कांस्टेंट, r स्क्वायर कांस्टेंट, K m, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्टली 10m माइनस में। अच्छा, इसको ऐसे छोड़ो अभी के लिए। इन शॉर्ट ऐसा देखो, ये स्टेप बाद में लाएंगे। हमको ये पता है कि अगर फोर्स को मैक्सिमम होना है तो G बाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो इस चीज को मैक्सिमम होना पड़ेगा, इस चीज को मैक्सिमम होना है, यानी m और 10 माइनस m के प्रोडक्ट को मैक्सिमम होना पड़ेगा। 10 और 10 माइनस m के प्रोडक्ट को मैक्सिमम होना पड़ेगा। चलो देखते हैं 10 और 10 माइनस m के प्रोडक्ट को कैसे, क्या हो रहा है ये सीन। मान ले मास को मैंने 1 kg माना। अच्छा, ये बता, 10 kg का टुकड़ा है, ऐसे काटा कि एक टुकड़ा 1 kg, दूसरा कितना होगा? 9 kg, 10 माइनस m 9 kg। तो इन दोनों का प्रोडक्ट, अच्छा जो दोनों के बीच फोर्स लग रहा है क्या होगा? G बाई आर स्क्वायर इंटू 9 इंटू 1 m इंटू 10 माइनस m। 9 हो गया कि नहीं? मान ले 2 kg और 8 kg में तोड़ा, तो फोर्स क्या हो जाएगा? G बाई आर स्क्वायर इंटू m इंटू 10 माइनस m, m इंटू 10 माइनस m कितना हो गया? 16। 3 में तोड़ा और 8 कितना, 8 के बाद क्या हो गया? 7। तो ये क्या हो जाएगा? G बाई आर स्क्वायर इंटू 7 3 कितना होता है बेटा? 21 एंड सो ऑन। ये देख, मैं अगर 1 kg 9 kg में तोड़ता हूं तो अलग फोर्स आता है, 2 8 में तोड़ता हूं तो अलग फोर्स आता है, 3 7 में तोड़ता हूं तो और अलग फोर्स आता है। यानी मैं मास को जिस हिसाब से तोड़ रहा हूं उस हिसाब से इनके बीच में फोर्स लगेगा कि नहीं? तो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ m एंड 10 माइनस m, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ m एंड 10 माइनस m में फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम। फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम। समझ में आया कि नहीं बेटा? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। चल चल, तो हमें क्या चाहिए? फोर्स चाहिए ना मैक्सिमम, तो फोर्स चाहिए ना मैक्सिमम। देख, तो F को मैंने लिख दिया क्या? G बाई आर स्क्वायर को कांस्टेंट K मान लो, K 10m माइनस m स्क्वायर। फॉर F टू बी मैक्सिमम, फॉर F इक्वल टू मैक्सिमा, dF बाई dF, क्या ये dm क्यों आया? dx होना चाहिए बेटा। ये बात तुम्हारी गलत है, हमें सोचना पड़ेगा कि वेरिएबल क्या है। जनरली क्या था, देख, y इक्वल टू, याद है 2x स्क्वायर माइनस x, ऐसा कुछ था। तो y वाज ए फंक्शन ऑफ x, इसीलिए dy बाई dx 0 था। यहाँ पे फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ m। देख अच्छे से, जब इक्वेशन ऐसा था तो dy बाई dx 0 था। अब इक्वेशन क्या है? फोर्स और m के बीच में, फोर्स और m के बीच में, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है? फोर्स। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? m। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा? df बाई dm 0 होगा। तो df बाई dm को मैंने 0 पुट किया, तो d बाई dm k इंटू 10m माइनस m स्क्वायर इक्वल टू 0। k उस तरफ जाके 0 हो जाएगा। 10m का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 10। m स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2m इक्वल टू क्या हो गया? तो m इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 5 kg। अच्छा, m 5 kg, तो 10 माइनस m क्या आ गया? और 5 kg। यानी कि दोनों को अगर मैं बराबर हिस्सों में काटूंगा तभी उनके बीच में फोर्स क्या आएगा? मैक्सिमम। अच्छा, इसको मैं समझ के देखते हैं एक बार, ठीक है। एक बार ऐसा करो, 5 और 5 ले लेते हैं, 5 और 5 ले लेते हैं। 5 और 5 अगर लेंगे तो खुद बता इक्वेशन क्या आएगा? G बाई आर स्क्वायर 5 इंटू 5 कितना होता है? 25। m इंटू 10 माइनस m, याद है कि नहीं? अच्छा, एक बार 1 2 3 बीच का 4 छोड़, 5 के बाद क्या आएगा? 6, और इसको क्या ले लिया? 4। तो ये फॉर्मूला क्या आएगा? G बाई आर स्क्वायर इंटू 6 इंटू 4 क्या हो गया? 24। इसको ले ले 7, इसको ले ले 3, क्या आ रहा है? G बाई आर स्क्वायर इंटू 21। अच्छे से देख, पहले वैल्यू बढ़ रही थी, यहाँ पे मैक्सिमम हुई और फिर क्या हो रही है? फिर घटती जाएगी। तो मैक्सिमम फोर्स किस में आया? किस कॉम्बिनेशन में आया? 5 और 5 के कॉम्बिनेशन में। और इसको देखो, हमने मैथमेटिक्स से कितनी इजीली कर लिया। तो इसलिए बोलता हूँ कि बेटा मैथमेटिकल टूल्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में।
ये तो था खैर सवाल, बेसिक सिंपल सा सवाल था। और 11 में आपका एक चैप्टर है ग्रेविटेशन, तब भी ये सवाल आएगा और तब मैं आपको खुद से करने बोलूंगा ये सवाल। एग्जैक्टली सेम सवाल आता है। और ये लास्ट ईयर डॉन बॉस्को में यूनिट टेस्ट में भी आया था ये वाला सवाल। हाफ ईयरली में आया था कि नहीं पता नहीं, यूनिट टेस्ट में आया था। बहुत सारे बच्चे कर पाए, बहुत सारे नहीं कर पाए। देखो भाई कितने सिंपल सी चीज है, मैथमेटिकल टूल्स अगर हमको आता है तो। बार बार बता रहा हूँ, मैथमेटिकल टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। और आपको एक एग्जाम्पल दिखी गया, आगे जब हम फिजिक्स और ठीक है बेटा, यही पे आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं।